entrepreneurs, welcome to our channel. So we have started a new series of class 12 BST और इस सीरीज में हम BST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे BST के थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ नॉर्मली हम जब एनवायरनमेंट वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है आपके आसपास की सारी सराउंडिंग्स। तो आपके आसपास की सारी चीजें जिसके बीच में आप रह रहे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, नदियां, तालाब या फिर पहाड़ हो गए, बीचेस हो गए, ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं आपका एनवायरनमेंट। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी एनवायरनमेंट से कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि वो सारे ताकतें, सारी फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस जो कि आपके बिजनेस के कंट्रोल के बाहर आते हैं, मतलब जिसमें आपके बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ता है। मतलब आप अगर चाहें उनको चेंज करना तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो चेंज हो गए तो ये आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट पक्का करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सारी फोर्सेस, सारे फैक्टर्स, सारे लोग या फिर इंस्टीट्यूशंस जैसे गवर्नमेंट, आरबीआई एक्सेट्रा, ये सारी लोग जो कि आपके कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन अगर इनमें चेंज आया तो ये आपके बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपके बिजनेस के कंट्रोल के अंदर है, मतलब आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आपके कंट्रोल के बाहर भी है लेकिन आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही है, तो वो चीजें आपके बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बनाती हैं। तो वो सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में है या फिर उनका आपके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बनाएगी। जैसे अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते, आप कंट्री के अंदर ही अपना सामान खरीदते या बेचते हैं, आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो कौन सी पार्टी रूल करेगी, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, इन सब चीजों का आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या है? ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आप कोई यूटेंसिल्स, बर्तन के दुकान में काम करते हैं, तो फैशन इंडस्ट्री कहाँ बदल रही है, कैसे जा रही है, इसका इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई चीज आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकती, तो वो चीज आपका एनवायरनमेंट नहीं बनाती है। साथ में दूसरी चीज क्या होती है? कंट्रोल। तो अगर वो आपके कंट्रोल के अंदर है, जैसे जहां जिस दुकान में आप काम करते हैं या जिस कंपनी में आप काम करते हैं, वहां पे जो भी वर्कर्स हैं वो आपके कंट्रोल के अंदर हैं, या फिर वहां पे आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस क्वालिटी का सामान आप बना रहे हैं, उसे ऊपर नीचे करना, ये सब क्या है? आपके ऊपर है, आपके कंट्रोल में है। तो वो चीजें भी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बनाती। तो इसके लिए दो शर्तें क्या है कि एक तो वो आपके कंट्रोल के बाहर हो, और दूसरा ये कि वो आप उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट हो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इसमें जब भी कोई चेंज आता है तो ये आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर देता है। अब क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ रहा है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस पर नजर रखें, और उस पर नजर रखने का मतलब होता है एनवायरमेंट स्कैनिंग करना। ओके, नाउ व्हाट इज एनवायरमेंट स्कैनिंग? तो एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है टू हैव द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट। तो आपके आसपास की जो भी चीजें हैं, लोग हैं, उनके बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होना और उसकी पूरी समझ होना, इसे हम कहते हैं बिजनेस स्कैनिंग या एनवायरमेंट स्कैनिंग। ओके, जब कोई बिजनेस एंटरप्राइज ये स्कैनिंग करती है तो उससे फायदा क्या होता है? उसे एंटिसिपेट कर सकता है वो कि फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या कौन कौन से इफेक्ट्स हैं उन फोर्सेस के जो आपके बिजनेस पर पड़ सकते हैं। तो जब कोई बिजनेसमैन पहले से ही एंटिसिपेट कर लेता है तो उसे पता चल जाता है कि क्या क्या फ्यूचर में उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, या कैसे उन इम्पैक्ट से बचा जा सकता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट कई बार आपको कोई कॉन्स्टेंट भी देती है, और कई बार वो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज भी लाती है। तो जब भी ये बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है, तो या तो वो आपके लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा, मतलब आपके लिए एक रुकावट पैदा करेगा, बाधा पैदा करेगा, या फिर वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा करेगी। जैसे अगर मान लीजिए मार्केट में कोई टैक्स रेट है जो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या है? एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा और आपका इसमें कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो ये क्या है? ये आपके लिए कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि अगर टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं तो अब आपकी चीज मार्केट में महंगी हो जाएगी, तो लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो ये आपके लिए क्या है? कांस्टेंट है।
लेकिन वहीं कोई दूसरी चीज आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसे अगर मार्केट में ये जो टैक्स रेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, या बैंक का इंटरेस्ट कम हो जाता है, लोन का इंटरेस्ट अगर कम हो जाता है, तो अब आपको क्रेडिट लेने में आसानी होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एवरीथिंग विच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट हैव द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। स्कैनिंग क्या होती है? हैव द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड इसके अलावा या तो ये आपको कॉन्स्टेंट देगा या तो अपॉर्चुनिटीज देगा। लेकिन अगर आपने इनके बारे में पहले से ही जान लिया है, स्कैनिंग की है, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो उन चेंजेस को और उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहला इसका फीचर है इंटर रिलेशन। तो जो भी फैक्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो मिलकर एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं, ये सारे फैक्टर्स इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी भी एक फैक्टर में अगर चेंज आया तो वो अपने आप दूसरे फैक्टर्स को भी चेंज करेगा। तो एक फैक्टर में चेंज आने की वजह से दूसरा फैक्टर भी इम्पैक्ट होता है। तो ये क्या है? इंटर रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो यूथ है अगर वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेगा, तो ये क्या है? एक तरीके का सोशल चेंज है। तो जब आपका वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया जाता है, सोसाइटी अपने आप को चेंज करती है, तो इससे अपने आप जो फास्ट फूड की डिमांड है वो भी बढ़ने लगती है। तो ये फास्ट फूड की डिमांड बढ़ना, तो डिमांड क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक चेंज, जो आप आगे पढ़ेंगे। तो डिमांड अगर बढ़ता है या कम होता है, तो ये किससे रिलेटेड चेंज है? ये आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड चेंज है। ये कहाँ से आया? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। तो अगर सोसाइटी चेंज होती है तो अपने आप उनकी डिमांड्स भी चेंज होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो अपने आप कुछ नई पॉलिसीज बनती हैं या नए लॉज बनते हैं, तो लीगल एनवायरनमेंट भी अपने आप चेंज करता है। या फिर अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। शायद हम पहले उतनी शॉपिंग नहीं करते होंगे, पर क्योंकि अब ऑनलाइन एप्स आ गए हैं, तो आए दिन हम कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं, पार्सल्स आते रहते हैं। तो ये क्या है? आपकी डिमांड बढ़ी क्योंकि कुछ ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी में आपकी चेंजेस आए। तो ये सारी चीजें क्या है? ये एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं। तो एक एनवायरनमेंट चेंज होता है तो वो अब दूसरे फैक्टर को भी अपने साथ इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न कल्चर फास्ट फूड की डिमांड बढ़ाता है। फिर हम दूसरी बात करते हैं डायनामिक। ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होते रहते हैं, ये एक जैसे कभी भी नहीं रहते हैं। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। तो क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है और क्योंकि ये चेंज हो रहा है, तो जब ये बार बार चेंज होगा तो ये हमारे बिजनेस पर बार बार कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम इसे स्कैन करते रहें ताकि हमें इसके चेंजेस के बारे में पता चलता रहे। तीसरा हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि हमें ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो बिजनेस है, अगर उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो वो किस तरीके से हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले पहले तो आपने डायनामिक देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, इट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। इसके बाद हम एक नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं और वो है अनसर्टेनिटी। ये रिलेटेड है। अनसर्टेन क्या बोलता है? ठीक है, वो चेंज तो होगा, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि आप एंटिसिपेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से चेंजेस बिजनेस में आने वाले हैं। तो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए पता लगाना, प्रिडिक्ट करना एडवांस में कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हो तो आप कौन सा नया फैशन आने वाला है, फटी हुई जीन्स आने वाली है, बेल बॉटम आने वाला है, चिकनकरी कुर्ती आने वाली है, कौन सी चीज है जो मार्केट में अभी डिमांड में आने वाली है, इसे प्रिडिक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? अनसर्टेनिटी। फिर तीसरा पॉइंट है कॉम्प्लेक्स, जो क्या कहता है कि ठीक है, अनसर्टेन तो है ही, आप ये बता भी नहीं सकते कि कौन सा चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये पता कर भी ले कि चेंजेस क्या आने वाले हैं, तो ये पता लगाना उससे भी मुश्किल है कि उन चेंजेस का हम पर इम्पैक्ट क्या रहेगा। ओके, तो डायनामिक कहता है कि ये चेंज होगा, अनसर्टेन कहता है कि चेंज तो होगा, बट चेंज कैसा होगा, कब होगा, ये पता लगाना मुश्किल है, इसे प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। जबकि कॉम्प्लेक्स कहता है कि अगर आपने ये पता लगा भी लिया कि क्या चेंज आएगा, तो भी उस चेंज का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर क्या पड़ने वाला है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमें जो चेंजेस लगते हैं वो बहुत माइनर लगते हैं कि बहुत छोटा चेंज है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर कई ज्यादा होता है। जैसे कि कई बार क्या हो गया कि हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने 5% से टैक्स बढ़ा दिया। तो दिखने में क्या लग रहा है कि ये 5% है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये हमारे प्रॉफिट्स को बहुत ही ह्यूज अमाउंट से कम कर सकती है।
तो कई बार जो चेंजेस है वो पता लगाने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाते कि इन चेंजेस का इम्पैक्ट क्या आने वाला है, और ये चीज एक कौन सा फीचर दिखाता है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आपकी केस स्टडीज में कुछ ऐसा मतलब निकल जाए कि ये एक जैसा नहीं है, ये बार बार बदल रहा है, पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ और है, डायनामिक। दूसरा है कि अब उसे बिजनेसमैन कंफ्यूज है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, अनसर्टेन। तीसरा कि बिजनेसमैन को ये पता चल गया कि क्या चेंजेस आए थे, आने वाले थे, पर फिर भी वो ये पता नहीं लगा पाया कि उसका इम्पैक्ट क्या होना था। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके जो इन्वायरमेंट है वो, उसमें कुछ फोर्सेस आपकी स्पेसिफिक होती हैं और कुछ होती हैं जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब है वो फोर्सेस जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इम्पैक्ट करेगी। तो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली सिर्फ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, आपके मतलब जिस लाइन में आप हो उस बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो बाद में नहीं मिलेगा, तुरंत मिलेगा। तो जब से ये पॉलिसी आएगी, जब ये चेंज आएगा, तुरंत आपके बिजनेस को इम्पैक्ट इसका दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? ऐसे फैक्टर्स को हम कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस या स्पेसिफिक फैक्टर्स। जैसे जिसमें आपका आता है सप्लायर। तो अगर मेरे सप्लायर ने सामान देना मुझे बंद कर दिया या सामान महंगा कर दिया, तो इससे डायरेक्टली मुझे फर्क समझ में आएगा। तो इसका इम्पैक्ट मेरे बिजनेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली दिखेगा। वैसे ही अगर इन्वेस्टर ने अपने पैसे निकाल लिए मेरे बिजनेस से, या फिर मुझ पर पैसा लगाने से उसने मना कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट मुझ पर डायरेक्टली और इमीडिएटली पड़ेगा। उसी दिन से मेरे लिए सिचुएशंस प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाएंगी। फिर हम बात करते हैं कस्टमर्स। अगर कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गई, या कस्टमर्स ने मुझसे सामान खरीदना बंद कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट भी कैसा होगा? डायरेक्ट होगा, इमीडिएट होगा। तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इनमें अगर चेंज आए तो ज्यादा डेंजरस है, जैसे इन्वेस्टर्स, जैसे कस्टमर्स और जैसे सप्लायर्स। तो इनमें अगर चेंज आता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस, या फिर इन लोगों को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस। जब भी कुछ जनरल फोर्सेस भी हैं, वो क्या करती हैं? वो उसमें अगर चेंज आता है तो वो पूरी इंटरप्राइजेस को, मतलब सारी ही कंट्री में जितनी इंटरप्राइजेस है सबको इम्पैक्ट डालेगी। और क्योंकि आप पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पर वो इम्पैक्ट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। अगर पूरी दुनिया पे डाल रही है, पूरी कंट्री की इंटरप्राइजेस को इम्पैक्ट कर रही है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी करेगी। सबको कर रही है तो आप भी उसी का पार्ट हो ना। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि सबको कर रही है, बीइंग अ पार्ट ऑफ इट आपको फेस करना पड़ेगा, बट आप पर डायरेक्टली इसने अटैक नहीं किया है। इसमें क्या आता है? सोशल। तो सोसाइटी का जो कल्चर है वो चेंज हो रहा है, सोसाइटी में नए नॉर्म्स आ रहे हैं, या फिर नई तरीके की फैमिलीज हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी, लेकिन लॉन्ग रन में करेंगी, तुरंत नहीं करेंगी। और एक तो ये जब करेगी तो सबको इम्पैक्ट करेगी, सिर्फ मुझे नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे लिए बीजेपी है, आपके लिए कांग्रेस है, नो। तो हम सबके लिए जो कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम है सेंट्रल लेवल पर, वो चेंज होगा। तो इससे क्या होगा? ये सब सारी इंटरप्राइजेस को इम्पैक्ट करेंगी, और बीइंग अ पार्ट ऑफ इट मुझे भी वो फेस करना पड़ेगा। लॉ बनेगा तो सिर्फ मेरे लिए नहीं बनेगा, मेरी कंपनी के लिए नहीं बनेगा, सबके लिए बनेगा। वैसे ही अगर टेक्नोलॉजी नहीं आई है तो सबके लिए आई है। तो ये क्या है? ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम कहते हैं जनरल फोर्सेस। इस पर चेंज आया तो ये सबको इम्पैक्ट करेंगी। तो मेरे मुझ पर जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट होगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी हो गई। ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स या ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। इन्वायरमेंट सिर्फ वही फोर्सेस बना सकती हैं जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। हमने ये पहले भी देखा था, अगर वो हमारे बिजनेस के अंदर आता है या हमारे बिजनेस का इंटरनल पार्ट है, तो वो हमारा एनवायरमेंट नहीं हो सकता। ओके, तो इसमें जो भी फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, फैक्टर्स या फिर इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, वो सब क्या है? बिजनेस के बाहर आती है। तो ये पिक्चर क्या दिखा रही है? एक्सटर्नल फोर्सेस। ये दिखा रहा है कि ये क्या है? अनसर्टेन है, ये चेंज होता रहता है। तो कब कैसे चेंज हो जाएगा, कब खुशी मिलेगी, कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और कभी कांस्टेंट आएगा, ये आप नहीं बता सकते। इसके बाद ये है कि ये जो कस्टमर है ये क्या है? एक स्पेसिफिक फोर्स है। जबकि कोई इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर भी क्या हो जाएगा? आपका स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएगी, लॉज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी हो जाएगी, ये सब क्या है? जनरल फोर्सेस। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये मुश्किल है समझना कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये जो है वो फ्लेक्सिबल है, जब जैसे ये चेंज होता ही रहता है। और इसके अलावा ये हमने देखा था कि फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती है जब भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन होते हैं। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट फीचर, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब ये है कि जो एनवायरमेंट है वो हर जगह का सेम नहीं होता है। एनवायरमेंट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। अलग अलग कंट्री में जाओगे तो बिजनेस का एनवायरमेंट अलग अलग मिलेगा, अलग अलग पर्सन के लिए बिजनेस का एनवायरमेंट अलग अलग मिलेगा। जैसे इंडिया के मार्केट में साड़ीज की डिमांड ज्यादा हो सकती है, तो ये जो डिमांड है वो सिर्फ हमारा एनवायरमेंट बनाएगी। जबकि अमेरिका में हो सकता है कि साड़ी उतनी डिमांड नहीं की जाए, तो ये उसका एनवायरमेंट नहीं हो सकती है। उसके एनवायरमेंट में हो सकता है जीन्स ज्यादा डिमांड में। ओके, तो जो चीज यहाँ पर डिमांड है वो वहां पर डिमांड में नहीं है, इसलिए हम दोनों का जो एनवायरमेंट है वो अलग अलग है। और कई बार इवन ऐसा भी होता है कि अगर एनवायरमेंट में चेंज आया तो किसी एक पर्सन के लिए वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, लेकिन वही दूसरे पर्सन के लिए वो क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोल्ड ड्रिंक में अगर न्यूज आती है कि इस कोल्ड ड्रिंक में अगर पेस्टिसाइड मिला हुआ था, तो कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, उसके लिए क्या है वो कांस्टेंट है। लेकिन अब जूस इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, तो उसके लिए क्या हुई, अपॉर्चुनिटी। वैसे जब मैगी आई, मैगी में पता चला कि उसमें लेड है या कुछ भी हार्मफुल एलिमेंट उसमें है, तो इसकी डिमांड मार्केट से कम हुई, तो ये किसके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, ये पी के लिए। वैसे ही अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सिंगर बैन हो जाता है या उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है, बाकी सिंगर्स के लिए। तो किसी एक बिजनेस के लिए वो क्या हो सकता है, कॉन्स्टेंट, और किसी दूसरे बिजनेस के लिए वो हो सकती है अपॉर्चुनिटी। कई बार क्या होता है कि आपको केस स्टडीज दी जाती है कि ईद के टाइम पर या दिवाली के टाइम पर दो मूवीज रिलीज होने वाली थी, और वो दोनों ही एक दूसरे से टफ कॉम्पिटिटर्स थे। लग रहा था कि दोनों ही सुपर हिट है, तो काफी टफ कॉम्पिटिशन था दोनों के बीच में। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक मूवी को बैन कर दिया, बोल दिया कि नहीं, इसमें कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स है जो हर्ट हो जाएंगे, या कुछ वल्गर सीन्स है जो नहीं दिखाने चाहिए, इसको उन्होंने बैन कर दिया। तो जैसे ही इसको बैन किया, इसके लिए क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, पर दूसरे वाले के लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटीज। जबकि दोनों साथ में रिलीज होती तो हाफ ऑडियंस यहाँ जाती, हाफ ऑडियंस यहाँ जाती। एक उसमें से बैन हो गई तो सारी ऑडियंस अब एक ही मूवी देखने जाएंगी। ओके, तो ये क्या है, एक के लिए कॉन्स्टेंट और दूसरे के लिए वही चीज अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी फीचर्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं उसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, और उस ट्रिक का नाम क्या है, सर्द आईसीयू। हाँ, सर्द आईसीयू उतना कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन इसकी एक और ट्रिक थी, बस वो मुझे बताना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रही हूँ, प्रोनाउंस नहीं करूंगी। आप चाहें तो उस ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं, वो है आईडीसी। आईडीसी का मतलब होता है आई डोंट केयर, आईडीसी, SUAR। ओके, तो इसका हम देखते हैं कि इससे हम कैसे याद करेंगे। तो ये क्या है, IDCSUAR। आई से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंटर रिलेशन, तो सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। डी से क्या हो जाएगा, डायनामिक। सी से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। एस से क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसके अलावा यू से क्या हो जाएगा, तो यू से है अनसर्टेन। ओके, अनसर्टेन। एंड ए से क्या हो जाएगा, तो ए से था, आर से था रिलेटिविटी, और ए से था ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो आई से क्या हो जाएगा, इंटर रिलेशन। डी से डायनामिक, सी से कॉम्प्लेक्स, एस से स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, यू से अनसर्टेन, ए से ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, एंड आर से रिलेटिविटी। ओके, वापस आते हैं। तो ये हमारी सारे फीचर्स जो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस के बारे में, कि बिजनेस एनवायरनमेंट इतना जरूरी क्यों है, और स्पेशली इसकी स्कैनिंग, इसकी पूरी समझ होना, इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, ये आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग है, इसकी समझ है, ये एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में एज दिलवाने की कोशिश करती है, या एज दिलवाने में हेल्प करती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन पहले से ही स्कैन कर लेता है कि इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसे वो सारी अपॉर्चुनिटीज पहले से ही पता चल जाती है।
तो बिजनेस के लिए फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं तो उसे स्कैन करके वो सारी पहले से ही पता चल जाएगी। और जब कोई बिजनेसमैन वो सारी अपॉर्चुनिटीज एडवांस में आइडेंटिफाई कर लेता है, उससे एक एडवांटेज मिलता है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। और उसका मतलब ये है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, और मार्केट का बहुत बड़ा शेयर ऑक्यूपाई करना उसके लिए अब ये आसान हो जाएगा। ओके, हाउ? एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे मारुति। तो मारुति ऐसी पहली कंपनी थी जिसने आइडेंटिफाई किया द नीड फॉर द स्मॉल कार्स, कि हमारे मार्केट में क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास पीपल हैं, एंड इवन कि हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो देयर कैन बी इन फ्यूचर देयर कैन बी डिमांड फॉर स्मॉल कार्स। तो उन्होंने क्या किया, इस नीड को पहली बार समझा और उस पर उन्होंने काम किया। तो क्या हुआ, उन्हें एक मार्केट का लार्जर शेयर मिल गया मिडिल क्लास फैमिलीज का। ओके, तो और भी फिर कार्स आई, लेकिन इसका शेयर जो था वो मैक्सिमम मिला इंडिया में। वैसे ही शायद आप इससे उतना रिलेट ना भी कर पाओ, पर सेकेंड एग्जाम्पल से आप ज्यादा रिलेट करोगे, और वो है व्हाट्सएप का। जब व्हाट्सएप कंपनी जो थी या व्हाट्सएप ने पहली बार इस नीड को समझा कि द कस्टमर्स वांट टू चैट और इंटरेक्ट विद द फ्रेंड्स बट नॉट ऑन कॉल बट ऑन मैसेजेस, तो इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई जिसका नाम था व्हाट्सएप। हालांकि इसके अलावा और भी कई सारी एप्लीकेशंस आई, लेकिन जितना प्रोग्रेस इस व्हाट्सएप को मिला उतना और किसी को नहीं मिल पाया। तो ये क्या है, ये था फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होने का मतलब है कि जब आप अपॉर्चुनिटीज को समझकर पहले एक्शन लेते हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स या फिर लार्जर शेयर मिलता है। जैसे फूड डिलीवरी में जोमेटो का शेयर है। अभी आपको अगर पता हो कि जोमेटो के अलावा भी कई सारे ऐसे एप्स हैं जो फूड डिलीवर करते हैं, लेकिन जो शेयर जोमेटो का है वो शेयर किसी और का, या वो उतना फेम किसी और को नहीं मिल पाया, बिकॉज जोमेटो ने इस नीड को सबसे पहले समझा। फिर हम बात करते हैं थ्रेट्स, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो कई बार क्या होता है कि जो एनवायरमेंट है वो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं लाता, बल्कि क्या लाता है, थ्रेट्स लाता है। तो जब भी आप उस कॉन्स्टेंट को अर्ली स्कैन कर लेते हो तो इट सर्व्स फॉर यू एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो जब आपका जो बिजनेसमैन है वो एनवायरमेंट को स्कैन करता है टाइम पर, तो उसे कुछ वार्निंग सिग्नल्स एडवांस में मिल जाते हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टेंट। तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम है जो वो फेस करने वाला है तो उसकी इंफॉर्मेशन उसे पहले से ही मिल जाएगी। और जब किसी प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन आपको पहले से होती है तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से या फिर थोड़ा सा जल्दी टैकल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन द मारुति उद्योग। तो मारुति उद्योग या उस कंपनी ने ये आइडेंटिफाई किया कि फ्यूचर में जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में एंटर कर सकती हैं। तो जो फॉरेन कंपनी मतलब फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो इंडिया में आकर अपने कार्स बेचना चाहती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने स्कैन करके पहले ही पता लगा ली। तो उनको एक थ्रेट नजर आया कि वो अगर यहाँ पे आएंगी, वो अपना सामान बेचेंगी, तो हमारी कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन यूनिट को ज्यादा एक्सपांड किया और एक साथ बहुत सारी कार बना के उन्होंने रखी, ताकि जो सप्लाई का टाइम है वो मिनिमाइज हो सके। पहले क्या होता था कि कभी भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था तो उसे कुछ महीने वेट करना पड़ता था ताकि उसे वो कार की डिलीवरी मिली, लेकिन इसने इतना प्रोडक्शन करके रखा कि तुरंत जब भी मार्केट में डिमांड हो मैं उसे सप्लाई कर सकूं। इसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन कंपनीज के एंटर करने से पहले ही वो लार्जर पब्लिक तक वो रीच कर चुका था। तो लार्जर पब्लिक तक अपनी पहुंच वो बना चुका था, सबको कार उन्होंने सप्लाई कर चुकी थी। तो इससे क्या हुआ, इनको इससे थोड़े से फायदे हुए जो पहले नहीं होते अगर वो स्कैन नहीं करता था। इसे हम कहते हैं हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब जो भी आपके फर्म में प्लान्स बनते हैं, पॉलिसीज बनते हैं, स्ट्रेटेजीज बनती हैं, उसे बनाई जाती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो भी स्ट्रेटेजीज आप बना रहे हो या प्लान्स आप बना रहे हो इसे इम्प्लीमेंट तो करोगे, और ये इम्प्लीमेंट जब होगा तो वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, जो भी पॉलिसीज या स्ट्रेटेजीज बनाई है वो जब इम्प्लीमेंट होंगी तो उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट में रहते हुए ही। तो एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आया तो ये आपकी पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज को भी इम्पैक्ट कर सकती है। ओके, तो हमें ये किसके जो भी पॉलिसीज हम बनाते हैं वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाते हैं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में ही हमें इसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अयोध्या में अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो अभी पता था कि राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। तो सीधी सी बात है, लार्जर बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारी पॉपुलेशन वहां पे जाएगी दर्शन करने के लिए।
तो वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए क्या था, एक सिग्नल था, जिससे क्या किया, वहां के जो कंपनीज हैं, वहां के जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने इसे लिया और इसमें उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई, प्लानिंग की कि हम कैसे वहां पे बहुत सारे होटल्स बना सकते हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्थाएं बना सकते हैं, या फिर कुछ रेस्टोरेंट बना सकते हैं कि वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ कर सकते हैं उनके लिए। तो ये क्या है कि वहां की इंडस्ट्री ने क्या किया, इसको यूज किया अपनी स्ट्रेटेजीज बिल्ड करने के लिए। तो जो भी पॉलिसीज और प्लान्स आपके बनते हैं, उसमें भी आपके एनवायरमेंट स्कैनिंग का रोल होता है। तो वो बिजनेस जो इसको स्कैन कर लेता है प्रॉपरली, वो ज्यादा बेटर पॉलिसीज या स्ट्रेटेजीज बना पाता है, ताकि वो पूरा फायदा उठा सके। जैसे अभी हमें पता है कि 2027 में दोबारा से कुंभ मेला लगने वाला है, अगेन 12 साल के बाद। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या फिर इतना बड़ी रश होगा वहां पे, इतनी सारी पॉपुलेशन वहां पे जाएगी। तो क्या होगा, उससे उससे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए दोबारा से एक स्ट्रेटेजी फ्रेम करने का मौका आएगा। तो अगर वो अपनी पॉलिसीज, अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रेटेजीज इसको ध्यान में रखकर करेंगे, तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन कुछ आउटपुट तैयार करता है, और वो आउटपुट किस पर बेस्ड होता है, कस्टमर की डिमांड के ऊपर। तो कस्टमर जो भी डिमांड करता है, उसके हिसाब से जो फर्म है वो आउटपुट बनाती है। लेकिन उस आउटपुट को बनाने के लिए उसे क्या चाहिए होते हैं, कुछ इनपुट्स या फिर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ओके, अब उन्हें कौन सी इनपुट चाहिए किस पर डिपेंड करेगा, आउटपुट के ऊपर। लेकिन आउटपुट कौन सा चाहिए किस पर डिपेंड करेगा, डिमांड के ऊपर। तो अगर कोई बिजनेसमैन एनवायरमेंट को स्कैन करता है, तो उसे मार्केट में डिमांड के बारे में पता चल जाता है। और अगर उसे मार्केट में डिमांड का पता चल रहा है, तो उसे ये पता चल जाएगा कि विच आउटपुट हैज टू बी प्रोड्यूस, और उस आउटपुट को बनाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, उसे वो एडवांस में ही अरेंज करके रख लेगा। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, सडनली कस्टमर की जो डिमांड है वो चेंज होने लगी टुवर्ड्स द एलईडी टीवी, एलसीडी, एलईडी की तरफ वो शिफ्ट करने लगे। तो इससे हुआ क्या कि इससे क्योंकि उनकी डिमांड बदली, तो अब हमें आउटपुट दूसरा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर नए रिसोर्सेस लाने पड़ेंगे। अगर ये हमें बाद में पता चलता तो हम देर हो जाती, बाकी लोग पहले सप्लाई कर देते। लेकिन अगर ये हमें पहले ही पता चल जाएगा, तो रिसोर्सेस एडवांस में ही आ जाएंगे, ताकि हम अपना प्रोडक्शन जल्दी शुरू कर पाए। फिर हम बात करते हैं एडेप्ट एंड एडजस्ट विद द रैपिड चेंजेस। तो एनवायरमेंट में ना बहुत सारे चेंजेस हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। तो बिजनेसमैन को क्या करना होता है, इन्हीं चेंजेस को अपने बिजनेस के अंदर भी, इंटरनल एनवायरमेंट में भी कॉपी करना होता है, या कॉपी नहीं करना कहीं, बट इससे अपने इंटरनल एनवायरमेंट में भी इम्प्लीमेंट करना होता है। ओके, तो जब भी कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंज आएगा, सिमिलर चेंजेस हमें अपने इंटरनल एनवायरमेंट में भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे टू मैच विद द चेंजेस विद आउटसाइड। जैसे बाहर अगर फटी हुई चीज का फैशन है, तो हमें वो बनानी पड़ेगी। बाहर अगर बेल बॉटम चीज का फैशन चल रहा है, तो हमें वो बनाना पड़ेगा। या फिर कोई भी ऐसा शो होता है जहाँ पे किसी सेलिब्रिटी ने कुछ अलग तरीके की एसेसरी पहनी है या कपड़े पहने हैं, तो पक्का से वो कुछ ट्रेंड सेट होने वाला है। तो उसके लिए हमें एडवांस में ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो जब भी मार्केट में, क्योंकि चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, और जब भी मार्केट में चेंजेस होंगे, वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट डालेगा। तो इस इम्पैक्ट से बचने के लिए हमें वैसे ही चेंजेस अपने इंटरनल एनवायरमेंट में करने होते हैं। इसके लिए भी क्या है, स्कैनिंग जरूरी है। फिर हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। स्कैनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो जब हम अपने बिजनेस को कंटिन्यूअसली स्कैन करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो कंपनी है वो बहुत आसानी से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाती है। तो ये भी क्या है, हेल्प करती है बिजनेस की टू ग्रो इवन मोर बाय इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। ओके, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस की सारे पॉइंट्स। सबसे इसको आप याद कैसे करोगे, इसकी ट्रिक हो जाएगी टिप टैप, टिप टैप। तो ये क्या है, थ्रेड्स, टी से हो जाएगा थ्रेड्स। अब आपको पूरा जो लाइन है वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये हेल्प करता है इन आइडेंटिफाइंग द थ्रेड्स। आई से क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद पी से क्या हो जाएगा, तो एक पी से हो जाएगा प्लान एंड पॉलिसीज। दूसरे पी से क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा परफॉर्मेंस। फिर आपका आता है टी, तो टैपिंग द रिसोर्सेज। एंड आपका ए से क्या हो जाएगा, तो ए से आपका है एडजस्ट एंड एडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। तो टिप टैप, टिप टैप। टी से क्या हो जाएगा, थ्रेड्स, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, परफॉर्मेंस। दूसरे टी से क्या हो जाएगा, तो ये है आपके टी से थ्रेड्स, और ये टी से हो जाएगा टैपिंग रिसोर्सेज। ए से हो जाएगा एडजस्ट एंड एडेप्ट विद द चेंजेस। एंड अदर पी से हो जाएगा प्लान्स एंड पॉलिसीज। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स, फोर्सेस, पीपल, इंस्टीट्यूशंस,
जो भी कुछ आता है वो सब कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर उसके कितने डायमेंशंस बन सकते हैं, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला डायमेंशन है इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन का मतलब आता है कि अगर इन सारी चीजों से रिलेटेड अगर कोई भी चेंज आता है तो वो इकोनॉमिक में आएगा। बेसिकली यहाँ पे हर वो आइटम्स आते हैं जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी कंट्री की इकोनॉमी में पड़ता है, जैसे कि आपका जीडीपी, नेशनल इनकम, या फिर सारे पर कैपिटा इनकम। इसके अलावा कोई भी नेशनल इनकम का एग्रीगेट हो, जिसमें आपने मैक्रो में पढ़ा होगा, मतलब नेशनल इनकम में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपका ये एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब आपके नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स होते हैं। तो चाहे जीडीपी हो, नेशनल इनकम हो या पर कैपिटा इनकम में अगर कोई भी चेंज आता है तो वो आपका इकोनॉमिक का पार्ट होता है, इकोनॉमिक डायमेंशन का पार्ट होता है। सेकेंड, अगर आपकी मनी सप्लाई में कोई चेंज आता है, जैसे अचानक से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, पब्लिक के पास अब ज्यादा पैसा आ गया है या पहले से कम पैसा होने लगा है, तो इसे भी हम कहते हैं कि ये क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। तीसरा हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर अगर कोई स्कीम्स लगाता है, जैसे कि अगर आप दिवाली में कोई भी लोन लेने जाओगे तो फिर 4% का मिलेगा, 5% इंटरेस्ट पे मिलेगा, 10% इंटरेस्ट पे मिलेगा, या किसी भी ऑफर पे मिलेगा। तो ये जो भी स्कीम्स आपकी चल रही होती हैं बैंकिंग सेक्टर के द्वारा, ये सब भी किसमें आती हैं, ये भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, और ये कौन सा डायमेंशन है, इकोनॉमिक। नेक्स्ट इकोनॉमिक है आपका फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। मैक्रो में आप पढ़ेंगे कुछ आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं और कुछ फिस्कल पॉलिसीज होती है। दोनों ही पॉलिसीज का जो मेन एम या पर्पस होता है वो ये होता है कि मार्केट से जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। बस फर्क इतना है कि मॉनेटरी पॉलिसी लाता कौन है, आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी लाती है गवर्नमेंट। तो दोनों का मोटिव ये है कि महंगाई या सस्ताई, जो डिफ्लेशन आया हुआ है, उसे कंट्रोल करे। लेकिन अगर उसके लिए जो पॉलिसी है वो अगर आरबीआई लाया है तो वो मॉनेटरी होती है, गवर्नमेंट लाया है तो फिस्कल होती है। उनके अपने अपने तरीके होते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है तो वो भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, और वो उसका कौन सा डायमेंशन कहलाएगा, इकोनॉमिक। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब ये होता है, ये भी आप मैक्रो में आगे पढ़ेंगे, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री के ट्रांजेक्शन्स विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कितने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री ने पूरी दुनिया से कितना पैसा रिसीव किया है या फिर हमने उन्हें कितना पेमेंट दिया है, उसके बैलेंस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पूरे साल में मैंने दूसरी कंट्रीज को जो पेमेंट करी है, दूसरी कंट्रीज मतलब इंडिया को छोड़ के किसी भी दूसरी कंट्री में 50 लाख की पेमेंट करी है और मुझे रिसीव हुआ है 10 लाख। तो यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाएगा, तो 40 लाख माइनस 50 लाख रिसीव किया है, 10 लाख की पेमेंट की है, तो 40 लाख क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या है, बैलेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है। सेम आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होता है, बस इसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ विजिबल चीजें ही इंक्लूड करते हैं। विजिबल चीजों का मतलब है कि जब आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो चीजों का, तो उसका जो बैलेंस निकलेगा उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे कुछ सामान मैंने एक्सपोर्ट किया और उसकी पेमेंट मुझे मिली, या कुछ सामान मैंने इंपोर्ट किया जिसकी पेमेंट की, तो सिर्फ फिजिकल चीजों की वैल्यू को अगर देखेंगे तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। जबकि फिजिकल चीजों के साथ साथ अगर आप सर्विसेज की लेन देन देखेंगे, या फिर मैंने कहीं पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, या मुझे कोई लोन मिला है, बाकी सारी चीजों का लेन देन देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। नेक्स्ट है जीएसटी। नॉर्मल सी बात है, जब भी टैक्स में अगर कोई फर्क आता है, चेंजेस आते हैं, टैक्स सिस्टम में चेंजेस आते हैं, तो बिजनेस को इम्पैक्ट होता है। डीमोनेटाइजेशन, नोट बंद होंगे तो, नोटबंदी हुई थी तो बिजनेस इम्पैक्ट हुए थे, बिजनेस के ट्रांजेक्शंस कम हो गए थे, तो ये सब भी क्या होते हैं, आपके इकोनॉमिक डायमेंशंस में आते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट। तो बैंक अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है या कम करती है, या फिर डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है या कम करती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। फिर आती है इन्फ्लेशन। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है तो लोग डिमांड कम कर देंगे, डिमांड करना कम कर देंगे तो वो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा अगर इन्फ्लेशन है तो। फिर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एसबीआई, यूनियन बैंक, आरबीआई, तो इनके अगर कुछ भी पॉलिसीज निकलती हैं, इनमें कोई भी चेंजेस आते हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। बाहर की कंट्री से हमने कोई कर्जा लिया हुआ है, तो देखो इससे क्या इम्पैक्ट होता है, कि जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हमने बाहर की कंट्री से बहुत सारा पैसा मंगवा लिया है, डेट पे लिया है, तो आप इमेजिन करो कि हमारी खुद की करेंसी जो कि आरबीआई ने प्रिंट की थी, वो भी कहाँ है, मार्केट में है। हम एक्स्ट्रा पैसा दूसरी कंट्री से भी लेकर आ रहे हैं,
तो मार्केट में क्या होती है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है तो लोग ज्यादा खर्चा करने लग जाते हैं, जिससे महंगाई आपकी कंट्री में होने लगती है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। ये एक इम्पैक्ट था। दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है, जब आप दूसरी कंट्री से ज्यादा लोन लेते हो तो रुपीस में तो मिलेगा नहीं, किस में मिलेगा, फॉरेन करेंसी दैट इज डॉलर में। तो इससे डॉलर की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, और डॉलर की डिमांड अगर मार्केट में बढ़ रही है तो उसके भाव बढ़ेंगे, उसके रेट बढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी एक डॉलर में 50 है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर एक डॉलर में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जैसे अभी अगर एक डॉलर में 85 है तो बाद में कितना हो जाएगा, 90, 100 ऐसा हो जाएगा। तो ये जो फॉरेन करेंसी है ये और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, जिससे बिजनेस को इम्पैक्ट होगा। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, अगर किसी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जा रही है तो बिजनेस को इम्पैक्ट होगा, फायदा होगा। सेविंग्स बढ़ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने के लिए तैयार है तो नुकसान होगा, बट एनी हाउ इम्पैक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक है। और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में भी कोई चेंजेस आते हैं, जैसे या तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर देता है चीजों का, कि जो सेक्टर अभी गवर्नमेंट के हाथ में थे सब प्राइवेट के हाथ में चले जाएंगे, तो फायदा होगा बिजनेस को। और अगर पब्लिक सेक्टर क्या करता है, नेशनलाइज कर देता है, कि जो अभी प्राइवेट का था वो सब नेशनलाइज गवर्नमेंट का हो जाएगा, तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या आती हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आती हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सारी याद रखना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइन से सारी याद होनी चाहिए, बट क्योंकि जब केस स्टडीज बनेंगी तो इन वर्ड्स का कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा, और जब इन वर्ड्स का वहां पे मेंशन होगा तो आपको क्या लगेगा कि आपको ये मतलब केस स्टडी को सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी, रेडीमेड आपके पास आंसर तैयार होगा। अब हम इसे समझेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। तो इसमें जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े उसमें से 5 तो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं। तो अगर आपने अभी अभी इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया है तो मे बी आपको ये इतना जल्दी याद ना हो, बट बाय द टाइम आप ये कुछ चैप्टर्स कर लोगे तो आपको वो चैप्टर्स के नाम तो याद रहेंगे ही, तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। जिसमें से एक क्या है, नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड इसके अलावा मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बजट में क्लियर किया गया है। तो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बीओपी, मनी, बैंकिंग, नेशनल इनकम, ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। फिर आपके दो बिल्स हैं, जो दो बिल्स आपको याद रखने हैं वो है जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट 5 आईज, 5 आई, आई क्या, उससे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, इंटरनेशनल डेट, इसके अलावा आपका हो जाएगा ये इन्फ्लेशन और इंस्टीट्यूशन। तो इंटरेस्ट रेट, इंस्टीट्यूशन, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल डेट, ये सब क्या हो जाएगा आपका 5 आई। और पी से हो जाएगा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में चेंजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल डायमेंशंस के बारे में। तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां के लोगों की प्रेफरेंस अगर चेंज हो रही है या सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सोशल डायमेंशन। जैसे लोगों की डिमांड बदल रही है, तो अभी फॉर एग्जाम्पल साड़ीज की डिमांड थी, अब जीन्स की डिमांड हो रही है। फटी हुई चीज की डिमांड थी, अब बेल बॉटम जीन्स की डिमांड हो रही है। एनीथिंग अगर इस डिमांड में चेंज आ रहा है तो ये क्या है, सोशल डायमेंशन है। या फिर कोई नया ट्रेंड सेट हो रहा है, कोई भी मार्केट में एक फैशन इवेंट हुआ और उस इवेंट में किसी सेलिब्रिटी ने कुछ अमेजिंग से कपड़े पहने, ना वो जो ट्रेंड है वो सेट हो गया है, तो ये कोई ट्रेंड नया मार्केट में आया है तो भी वो भी क्या है, सोशल डायमेंशन। एजुकेशन लेवल अगर कंज्यूमर्स की बढ़ जाती है तो ये भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। जैसे पहले लोगों को एक्सपायरी डेट का ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन नाउ दे आर स्टार्टिंग डिमांडिंग की, नाउ दे हैव स्टार्टेड डिमांडिंग की आपके पैकेट्स में एक्सपायरी डेट मेंशन हो और वो एक्सपायरी वाली चीजें नहीं कंज्यूम करेंगे। तो अगेन एजुकेशन से आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ा। पहले जब मैगीज वगैरह में या किसी चीज में भी कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड्स या फिर लेड मिला दिया जाता था तो कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेते थे। बट नाउ व्हाट हैपन कि अब ये चीजें उनको फर्क डालती हैं, अगर ये सारी चीजें अब मिलावट है या फिर वो अब इंग्रेडिएंट्स को चेक करने लगे हैं या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती है तो वो जल्दी उनको इम्पैक्ट करती है। तो एजुकेशन से भी बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्थ, पहले उतना हेल्थ कॉन्शियस पीपल नहीं हुआ करते थे, टेस्टी लग रहा है खा लो, लेकिन अब ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस पीपल है, लोग ज्यादा कीटो डाइट पे जाते हैं या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स अब वो कंज्यूम नहीं करते हैं, वीगन डाइट पे वो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही है, हेल्थ कॉन्शियस पीपल से भी डिमांड पर फर्क पड़ता है, सोशल डायमेंशन। रिजर्वेशन इन जॉब्स, अगर मार्केट में डिमांड की जा रही है कि जॉब्स में आपको रिजर्वेशन देना है तो बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले जो बिजनेसमैन था वो सिर्फ एफिशिएंसी देखता था कि जो भी इंसान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे हम काम पे रख देंगे। लेकिन अगर अब सोसाइटी से डिमांड आ रही है कि आप जितने लोगों को काम पे रख रहे हो उसमें से 4-5 लोग एसटी, एससी, ओबीसी से होने चाहिए, तो आपको उन लोगों को भी उतनी सीट्स देनी पड़ेंगी। तो इससे आपकी बिजनेस के काम में कुछ फर्क आएगा, तो ये सोशल डायमेंशन है। विमेन, अगर कोई डिमांड हो रही है कि विमेन को भी इक्वल वेजेस पे होने चाहिए या इक्वल सैलरी उनको मिलनी चाहिए,
तो इससे भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट होता है। अब सी, हालांकि ये डिमांड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो उनको थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि वो क्या करते थे, मेल्स को ज्यादा पैसा देना पड़ता था पर फीमेल्स से ज्यादा काम करवाते थे, पैसा उन्हें कम देते थे, तो उनका प्रॉफिट ज्यादा बच रहा था। पर अब क्योंकि जब से ये डिमांड होने लगी है तब से उनको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है विमेन को भी, तो उनका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है। एनी हाउ इम्पैक्ट जा रहा है, पर ये कौन सा है, सोशल इम्पैक्ट है, सोशल डायमेंशन में आएगा। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल रही है। जब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है तो वो स्विच करते हैं टुवर्ड्स ब्रांडेड आइटम्स, और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज होती है तो वो थोड़ा लोकल आइटम्स पे आ जाते हैं। तो अब वो कौन सी चीजों को डिमांड करेंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, दैट इज अ सोशल डायमेंशन। नेक्स्ट, उनका एटीट्यूड कैसा है। इनका एटीट्यूड का मतलब ये है कि क्या वो बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं या सिंप्लिसिटी के साथ जीना पसंद कर रहे हैं। लाइफ को लेकर उनकी अप्रोच कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है बिजनेस को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सोशल डायमेंशन है। ट्रेडिशंस मतलब कोई भी शादी होते हैं, कोई रिचुअल्स होती हैं, तो उसकी वजह से भी डिमांड ऊपर नीचे होती है। तो जैसे आपने सुना होगा शादी का सीजन है तो कुछ सेक्टर्स की डिमांड बढ़ जाती है, फोटोग्राफर्स का ऑन सीजन आ जाता है, या फिर जो भी ये टेंट वगैरह होते हैं या फिर जो केटरिंग वाले जिनका बिजनेस होता है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ये क्या है, ट्रेडिशंस है। फिर फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली हो गई, होली हो गई, रक्षाबंधन हो गया, तो इसमें भी मार्केट ऊपर नीचे होता है। ये कौन सा डायमेंशन आएगा, सोशल डायमेंशन। इसमें दो चीजें आप और ऐड कर देंगे, एक है बर्थ और डेथ रेट, बर्थ और डेथ रेट और पॉपुलेशन। अच्छा, ये मैंने एंड एंड में इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये चीजें आपको रिलेटेबल याद हो जाए। डिमांड और ट्रेंड एक दूसरे से रिलेटेड है, एजुकेशन हेल्थ रिलेटेड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एटीट्यूड रिलेटेड है, इसके अलावा रिजर्वेशन फॉर वेमेन है ना, रिजर्वेशन वेमेन रिलेटेड है, ट्रेडिशन फेस्टिवल दोनों रिलेटेड है। और यहाँ पे भी बर्थ रेट डेथ रेट, लोग जितने पैदा होंगे मरेंगे उस पर ही डिपेंड करती है पॉपुलेशन, तो ये भी आपस में रिलेटेड है। अब बर्थ रेट डेथ रेट से भी बिजनेस को फर्क पड़ता है, लोग ज्यादा पैदा होंगे, बर्थ रेट ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी, डेथ रेट ज्यादा होगा, डिमांड कम होगी, और अलग अलग तरीके से ये इम्पैक्ट करेगा, पर इम्पैक्ट जरूर करेगा। तो ये क्या है, सोशल डायमेंशन। पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड बढ़ेगी, गुड थिंग। कम हो रही है, डिमांड कम हो जाएगी, बैड थिंग। तो अगेन ये भी जो है वो बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। सोशल डायमेंशन आप याद कैसे करेंगे, तो ये याद हो जाएंगे आपको, रेड क्यू टी, तो क्यू टी, रेड क्यू टी है ना। तो रेड से, आर से क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के साथ ही क्या है आपका, विमेन, तो रिजर्वेशन विमेन। ई से एजुकेशन हेल्थ, डी से डिमांड ट्रेंड, क्यू से क्वालिटी ऑफ लाइफ एटीट्यूड, टी से ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल। और इसके अलावा दो आपको अलग से याद रखने हैं, बर्थ रेट डेथ रेट और पॉपुलेशन। फिर हम बात करते हैं, एक सेकंड, फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल डायमेंशंस के बारे में। पॉलिटिकल डायमेंशंस का मतलब क्या आता है, एक तो उसमें आपका पूरा पॉलिटिकल एक हेडिंग रहेगी, उसमें तीन चीजें और आ जाएंगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल वैल्यूज। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब जिस कंट्री में पिछले कई सालों से एक ही सरकार का राज चल रहा है, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बिजनेस को ज्यादा आसानी जाएगी। लेकिन जहां पर हर साल या हर दूसरे साल गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, कभी कोई गवर्नमेंट पावर पे है, कभी दूसरी गवर्नमेंट पावर पर है, जैसे आपने सुना होगा पाकिस्तान में एक टाइम पर कुछ ही दिनों में 3 बार सरकार बदल चुकी थी। तो ये जब बार बार सरकार बदलती है तो इससे बिजनेस को भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज अलग अलग होती है ना। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी है तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जैसे चाइना में 1949 से एक ही पार्टी रूल कर रही है, तो वहां पे आप देखेंगे जो बिजनेस है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है। जबकि दूसरी कंट्रीज जहां पर जैसे म्यांमार में तख्ता पलट होता रह रहा है, कभी भी कोई भी पार्टी पावर पे आ रही है, तो ये थोड़ा सा इनबैलेंस दिखाती है, तो बिजनेस को यहाँ पे नुकसान होता है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। तो लीडर्स अगर बहुत ज्यादा थोड़े से बोल्ड हैं, जो इनके डिसीजंस काफी अच्छे होते हैं, बोल्ड होते हैं, फर्म होते हैं, इनसे बिजनेस को प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर इनएक्टिव सा लीडर है जो ज्यादा सोच नहीं पा रहा है, डिसीजन अच्छे नहीं ले पा रहा है, तो बिजनेस को इम्पैक्ट उससे भी होगा। तो अच्छा लीडर है या बुरा लीडर है, ये भी इम्पैक्ट डालेगा। सो आपकी पॉलिटिकल वैल्यूज क्या आइडियोलॉजी है, तो आपने जनरली देखा होगा, मैं से डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही, पर जनरली जब कांग्रेस पावर पे आती है तो जॉब्स ज्यादा बढ़ती हैं, जब बीजेपी पावर पे आती है तो बिजनेस को ज्यादा प्रमोट मिलता है। तो ये एक नॉर्मल सा ट्रेंड है जो देखा गया है। कांग्रेस का मोटिव होता है जॉब्स क्रिएशन पे, और बीजेपी का आपने जनरली देखा होगा कि स्टार्टअप इंडिया कैंपेन, और इसमें क्या हुआ, स्किल इंडिया मूवमेंट, इससे क्या हुआ, उनसे बिजनेस की तरफ वो ज्यादा मूव करते हैं लोगों को। तो ये क्या है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं।
इसके अलावा कुछ भी मूवमेंट जैसे स्किल इंडिया या स्वच्छ भारत अभियान, ये सारे जो डायमेंशंस हैं ये भी किस में आएंगे, आपके पॉलिटिकल में। ये मूवमेंट्स हैं, ये लॉज नहीं है। तो स्वच्छ भारत अभियान मतलब सफाई होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कचरा करेंगे तो कोई सजा मिलेगी। तो सिर्फ अभियान है, लॉ नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है। वैसे ही स्किल इंडिया मूवमेंट, तो आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, आपको नई नई चीजें सीखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं सीखेंगे तो जेल हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये एक मूवमेंट है, अभियान है जो होना चाहिए। नहीं भी हो रहा है तो कोई पनिशमेंट या स्ट्रिक्टनेस वाली चीज नहीं है। फिर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, जिस बिजनेस में गवर्नमेंट कुछ ज्यादा इंटरफेयर करती है वहां पर आपको प्रोग्रेस कम देखने मिलेगी, लेकिन जहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट ज्यादा होता है वहां पर आपको बिजनेस ज्यादा प्रमोट होता हुआ दिखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर बिजनेस के लिए काफी सारे राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट टू ऑक्यूपेशन, हमारे पास एक राइट है कि हम इलीगल काम नहीं कर सकते, लेकिन उसको छोड़कर लीगल में आपको जो काम करना है आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हो, लॉयर बनना है उसकी पढ़ाई कर सकते हो। देर इज टू नो डिस्क्रिमिनेशन, आपको जो काम करना है आप कर सकते हो। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, इससे बिजनेस प्रमोट होता है। वैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई हैं तो उससे आपका जो ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट है या बिजनेस को नुकसान भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से भी कोई अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन है। फॉरेन पॉलिसी, तो हमारी सरकार कई बार क्या होती है, अलग अलग कंट्रीज में जाती है और वहां की पॉलिसीज कुछ बनाती हैं या कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं वो साइन करती हैं। तो हमारी कंट्री की पॉलिसीज कैसी है दूसरी कंट्री के साथ, ये भी बताता है कि हमारे बिजनेस को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी वजह से भी हो रहा है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशन। तो तीन पॉलिटिकल चीजें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल वैल्यूज। इसके अलावा दो मूवमेंट, स्किल इंडिया मूवमेंट या फिर स्वच्छ भारत अभियान। इसके अलावा कोई भी अभियान हो, कोई भी मूवमेंट हो तो इसमें पॉलिटिकल में ही आएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लास्ट वॉज द फॉरेन पॉलिसी। तो इनसे रिलेटेड कोई भी चेंजेस हैं तो पॉलिटिकल डायमेंशन में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीगल डायमेंशन की। लीगल डायमेंशन का मतलब होता है कोई भी लॉ या एक्ट पास हुआ है, ऑर्डर आया है या जजमेंट आई है तो वो लीगल होता है। तीनों में फर्क क्या है, पार्लियामेंट में अगर पास हुआ है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट से अगर होकर गुजरा है तो वो लॉ है या फिर एक्ट है। लेकिन वही चीज अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी से आया है कि जो आईएएस ऑफिसर है या फिर कलेक्टर का ऑर्डर आ गया है तो इसे हम ऑर्डर कहते हैं। जो कि लोकसभा राज्यसभा से गुजर के नहीं आया है, एग्जीक्यूटिव की तरफ से आया है। और वहीं अगर कोर्ट कुछ बात कहती है तो उसे हम जजमेंट कहते हैं। तो इन तीनों का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे देखा जाता है। लॉ और एक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जिसके आगे एक्ट लिखा हो, जैसे कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, फेमा एक्ट, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके लीगल डायमेंशन में आ जाएंगे। इसके अलावा कोई भी लीगल पॉलिसीज बन रही हैं जैसे लाइसेंसिंग के बारे में, कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले अब लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर नहीं लेना पड़ेगा, इसका भी इम्पैक्ट बिजनेस पे आता है। ये भी क्या है, एक लीगल डायमेंशन है। इसके अलावा कोई भी स्टेटूटरी वार्निंग आपको देनी है लेबलिंग पे। जैसे अब ये गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि अगर आप कोई भी इंजूरियस चीज बनाते हो, टोबैको वगैरह प्रोड्यूस करते हो, तो उसकी पैकेजिंग पे आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए हानिकारक है ना। आपने देखा भी होगा, एक फोटो लगा होता है कैंसर वाला कुछ और इसमें लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है या इट्स इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो ये क्या है, ये आपकी लीगली आपको ये करना पड़ेगा ही। तो इससे भी बिजनेस को इम्पैक्ट होता है। या फिर एक और हो, जैसे अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, बहुत ही छोटे बच्चों का सामान बेच रहे हो खाने का, तो आपको उसकी एडवर्टीजमेंट में भी ये बताना बहुत जरूरी है कि हालांकि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी हम ये बनाकर आपको बेच रहे हैं। या फिर हम ये, अगर आप कुछ भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो वो चीज उनको पता रहे कि ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी माँ का दूध है। तो ये आपको अपनी एडवर्टीजमेंट में मेंशन करना होता है। तो इससे, या फिर आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स की एड की, है ना, ये आपकी जोखिमों के अधीन है। तो ये क्या है कि जब भी बिजनेस में ये अप डाउन आएंगे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, आपकी स्टेटरी लेबलिंग में के लिए वार्निंग है कि आप कुछ भी लेबलिंग करोगे तो उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन उन्हें देना जरूरी है। या कई बार आपने इंटरनेट पे गेमिंग एप्स देखे होंगे, तो उस गेमिंग एप्स में भी क्या होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप इसको संभल के लिए, ये एडिक्शन भी इसका हो सकता है, आपको आदत लग सकती है। तो ये भी क्या है, वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, ये आपको उनको बोलने के लिए बोला गया है। तो ये लॉ है।
ओके, तो इन्हें ये करना पड़ेगा, तो इससे भी बिजनेस को इम्पैक्ट होता है। फिर है चेक ऑन एनवायरमेंट, तो जो भी आपको सामान का रॉ मटेरियल्स वगैरह जो बचता है या फिर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे कैसे डिस्चार्ज करना है, इसके लिए कोई लॉ बनाया गया है या फिर कोई ऑर्डर आया हुआ है, तो उसके उसके लिए भी आपको कुछ फर्क पड़ेगा, आपके बिजनेस की एक्टिविटीज इम्पैक्ट होंगी। ये भी कौन सा डायमेंशन है, लीगल डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तो ये बहुत ही आसान होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज का अगर मेंशन हुआ है, कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एनीथिंग, तो वो टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। इसमें अगर एक वर्ड है आपको जो कॉमन मिल जाए, ऑनलाइन, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल में। जैसे ऑनलाइन सेल हो गई, ऑनलाइन आप सामान बेच रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं होटल्स की, या फिर जैसे खाना भी ऑर्डर कर, मतलब नहीं, आपकी रेस्टोरेंट, ये थिएटर्स में हम सीट बुक करते हैं तो बुकिंग हो गया, सेल हो गया, प्राइस कंपेयर हो गया, कहीं पर भी जाने से पहले ऑनलाइन हम क्या प्राइस कंपेयर कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट हो गई ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा कोई भी इनोवेशन की बात हो, जैसे रोबोटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, तो ये भी किस में आएगा, टेक्नोलॉजिकल में। इसके अलावा कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट का नाम दे दे, ट्रांजिस्टर हो गया, फोटोकॉपी मशीन हो गई, आपका वर्ड प्रोसेसर हो गया, आईटी सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी पे कुछ भी बोल दे, तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक का है वो है डीमोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन हम सबको पता है, नोटबंदी, जब हमारे 1000 और 500 के नोट्स बैन कर दिए गए थे। ये कब आया था, तो ये 9 को नहीं आया था, ये 8 नवंबर आया था। 8 नवंबर 2016 को ये डिक्लेयर किया गया था। हाँ, नोट कब से बंद हुए थे, 9 नवंबर से। मतलब डिक्लेरेशन कब आई थी, तो रात को 8 बजे 8 नवंबर को हमारी सरकार ने ये घोषित किया था कि रात को 12 बजे के बाद से नोट बंद हो जाएंगे। तो अनाउंसमेंट 8 नवंबर, लेकिन लागू कब से हुआ था, 9 नवंबर। हाँ, ये डिमोनेटाइजेशन हमारी पूरी इंडिया में पहली बार नहीं था, इससे पहले भी ये 2 बार हो चुका है। एक हो चुका है 1946 में और दूसरी बार ये हो चुका है 1978 में। तो ये हमारा पहली बार नहीं था, एक बार आजादी से पहले 1946 में भी हो चुका था और एक 1978 में भी हो चुका था, और तीसरा कब हुआ, 2016 में। ये जो 2016 वाला था, इसमें जब हमने नोट बंद किया तो 86% ऑफ करेंसी विथड्रॉ हो चुकी थी। ओके, तो हमारे पास टोटल कितना पेमेंट आ चुका था, 86% करेंसी विथड्रॉ हो चुकी थी। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कुल मिला के आरबीआई ने अगर 100 नोट प्रिंट किए थे, तो हमने जब नोट बंद हुआ तो हमने क्या कहा था कि जो भी आपके पास पैसा है वो आप बैंक में आके जमा कर दो। तो अगर उसने 100 नोट रिलीज किए थे तो बैंक तक सिर्फ 86 पैसा पहुंचा था, या 86 नोट पहुंचे थे। इसका मतलब क्या है कि 14 जो नोट्स थे वो या तो जला दिए गए थे, या तो सबमिट नहीं करवाए, या उसे नदियों में बहा दिया, कुछ भी ब्लैक मनी वगैरह रही होगी, तो वो बैंक तक पहुंच नहीं पाई थी। तो कितनी मनी विथड्रॉ हुई थी, तो 86% करेंसी विथड्रॉ हो गई थी। अभी भी जो 14% करेंसी थी वो विथड्रॉ नहीं हो पाई थी, उसे बैन नहीं कर पाए थे या हटा नहीं पाए थे, क्योंकि वो बैंक तक कभी पहुंची नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो पहला है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। इसका डीमोनेटाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स लिए गए थे। इसका मतलब ये है कि जब हमारी नोट बंद हुआ तो उन सारी पब्लिक को ये कंपलसरी कर दिया गया था कि अगर आपको ये नोट एक्सचेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक में आके ये नोट सबमिट करने पड़ेंगे। तो सब पब्लिक को अपने 500 और 1000 रुपए के नोट कहाँ पे जमा करने पड़े थे, बैंक में आकर जमा करने पड़े थे। दैट मीन्स उनको अपनी मनी डिक्लेयर करनी पड़ी थी। तो जो भी ब्लैक मनी थी मार्केट से वो वाइट हो गई थी, या ब्लैक मनी को हमने हटा दिया था या उसे हमने बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। फिर हम बात करेंगे नो टॉलरेंस फॉर टैक्स इवेशन। डीमोनेटाइजेशन एक एक्ट था ताकि वो सरकार पब्लिक तक अपनी बात पहुंचा पाए कि आज के बाद से हम कभी भी टैक्स की चोरी, टैक्स इवेशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, तो आपको जो भी अमाउंट है उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा, जो भी ब्लैक मनी है वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उसे आपके सिस्टम से हटाया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ब्लैक मनी है भी और अगर आप उसे सरेंडर करना चाहते हैं तो उस पर कुछ टैक्स डिडक्ट होके बाकी अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो ये क्या है, टैक्स इवेशन वगैरह से बचाने के लिए भी इस सिस्टम को लगाया गया था। फिर है इससे क्या हुआ था, इससे आपकी जो सेविंग्स थी उनको चैनलाइज किया गया था इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इसका मतलब पहले लोग क्या करते थे, पहले लोगों के पास जो भी इनकम होती थी उसका जो भी अनस्पेंडेड पार्ट था, जिनको वो खर्च नहीं करते थे, वो अमाउंट अपने पास ही इन कैश सेव करके रख लेते थे। तो उससे क्या है, उससे कुछ हो नहीं रहा है, इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है।
बट अब क्या किया उन्होंने, उनके पास जो भी सेविंग थी उन्होंने जमा करवा दी कहाँ, बैंक में। और बैंक क्या करेगा, इन डिपॉजिट को अब किसी ना किसी को लोन देगा, इन डिपॉजिट या इन मनी को यूज करके किसी न किसी पर्सन को लोन देगा। तो आपके यही पैसे किसी और को काम आ जाएंगे कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा था, आपकी जो सेविंग्स हैं वो फॉर्मल सिस्टम में आती जा रही थी, और फॉर्मल सिस्टम से वो लोन की तरह लोगों को दिया जाएगा, प्रोडक्शन कंट्री में बढ़ेगा। इसके अलावा इससे हमने कैशलेस या डिजिटल इकोनॉमी को भी प्रमोट किया था, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद से क्या हुआ था, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन थे या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन थे वो बढ़ने लग गए थे। पेटीएम जैसे जो एप्स थे वो मार्केट में आने लग गए थे, जिससे लोग कैश में पेमेंट करना कम कर रहे थे और डिजिटली या फिर एप्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू पेमेंट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। ये इनके फीचर्स थे। हालांकि इसके दो डीमेरिट्स भी आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। एक तो ये है कि ये आने की वजह से अब क्या हुआ कि अब क्योंकि डिजिटल पेमेंट ज्यादा हो रही थी, तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि हर एक कंज्यूमर के पास मोबाइल फोन्स हो और हर एक प्रोड्यूसर के पास पीओएस हो। पीओएस का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल मतलब अगर कोई भी कंज्यूमर आता है डिजिटल पेमेंट करने, कार्ड से पेमेंट करने, तो आपके पास एक मशीन होनी चाहिए ना। या फिर अगर कोई अपने फोन से एप्स के थ्रू पेमेंट करना चाह रहा है तो क्यूआर कोड होना चाहिए। तो ये सारी मशीन आपको जो है वो अपने प्रोड्यूसर को सेटअप करनी पड़ेंगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि एक जो डिफरेंस है, मतलब जो जिनके जो कनेक्टिविटी का डिफरेंस हमारे कंट्री में देखने के लिए मिलता है ना, जैसे कि रूरल एरिया में उतना इंटरनेट अच्छा नहीं है, तो आप उनसे कहीं भी कि डिजिटल पेमेंट करो, तो पता चले कि वो फोन लेकर गए, अब वो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा, ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पा रहा है। तो इंटरकनेक्टिविटी की इश्यूज भी यहाँ से ज्यादा आए थे, क्योंकि उतना इंटरनेट हर कोने तक अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को डिजिटल पेमेंट्स करने में प्रॉब्लम जा रही। आगे बढ़े तो इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ देखे गए। एक तो मनी में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, मनी मार्केट में अब थोड़ा सा ज्यादा दिखने लगा, था तो पहले भी पर ब्लैक मनी था, अब ज्यादा दिखने लगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े टाइम के लिए जो कैश में ट्रांजेक्शन थे वो बिल्कुल कम ही हो गए। हालांकि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं, पूरे सालों में अब आप देखेंगे कि कैश में ट्रांजेक्शन बहुत कम ही होते हैं। अब क्योंकि हमारा पास डिजिटल पेमेंट्स के सोर्सेज ज्यादा आ गए हैं, तो कैश में ट्रांजेक्शन अब रिड्यूस हो गए हैं। इसके अलावा बैंक में जो लोगों का पैसा पहले नहीं रखा होता था, अब ज्यादा रखने लगे हैं। तो जिनका बैंक में अकाउंट है ही नहीं, था ही नहीं पहले, उनको भी बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ा, तो उनके पास भी बैंक डिपॉजिट अब इंक्रीज होने लगे। इसके अलावा फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ने लगी। तो पहले क्या हो रहा था, उनके पास जो सेविंग्स थी उनके घर में रखी जाती थी, तो जब जरूरत पड़ती थी वो निकाल लेते थे। पर अब उनकी बैंकिंग, अब उनकी जो पैसे हैं वो घर पे नहीं रखे, बैंक के पास रखे हैं, तो अब उनको यूज करना है तो बैंक जाके निकलवाना पड़ेगा। जो कि अगेन थोड़ा सा मतलब अगर सामने ही पैसे हो, जेब में पैसे हो, तो निकाल के पेमेंट करना आसान होता है, लेकिन कहीं दूर रखे हो तो हमें लाना नहीं पोसाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो ज्यादा बढ़ती है, खर्चे कम कंट्रोल हो जाए। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट वेल्थ क्या हुई, डिक्लाइन हुई। जिनकी लोगों के पास करोड़ों रुपए थे ब्लैक मनी के, वो सब उन्हें सरेंडर करना पड़ा, तो प्राइवेट वेल्थ पूंजी कम हो गई। डिजिटाइजेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, डिजिटल पेमेंट्स जो थी वो मार्केट में इंक्रीज होने लगी। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी का बिजनेस में जो प्राइस थे वो कम हो गए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपको पता हो कि जनरली क्या होता है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस कैश में चलता है। तो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिसको एक्चुअल में बेचा जा रहा है 20 लाख रुपए में, तो ऑन पेपर इसे दिखाया जाता है 5 लाख, कि हमने 5 लाख रुपए में बेची। तो इससे क्या होता है, टैक्स हमें कम देना पड़ता है, और बाकी का जो अमाउंट होता है वो उसे कैश में ही दिखा देते हैं कि कैश में लेन देन कर दो। अब क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन कम हो गए थे, सारी चीजें ब्लैक मनी वगैरह मार्केट से हट गई थी, तो जो रियल एस्टेट थे उसके प्राइसेस कम हो गए। अब वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा डिमांड नहीं कर सकते थे कैश। टैक्स कलेक्शन कलेक्शन यहाँ पे बढ़ा, क्योंकि अब सब लोगों ने अपनी मनी को घोषित किया, बताया कि हमारे पास इतना पैसा है, तो लोगों जो गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा आया। पब्लिक वेल्थ में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कहने की बात है कि अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में सारी चीजें डिजिटली चलती हैं, उसमें कैश का ज्यादा लेन देन नहीं होता। हाँ, हम करप्शन की बात नहीं करें, करप्शन को हटा दें तो लीगल चीजों के देखें, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर में क्योंकि सारी चीजें पहले से ही बैंक्स के थ्रू चलती थी, डिजिटल चलती थी, तो यहाँ पे उनकी वेल्थ को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स जा रही हैं, सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, तो भी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।